Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning. How are you students? I hope you are all fine. Today we are again here for your online classes. This is your SST class, and in your SST class we are going to do the geography part and the history part both for the completion of the syllabus, because we have to complete our syllabus. That's why from today we will do the both subjects, history and geography, in your SST क्लास. मतलब कि हम SST क्लास में आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी पार्ट दोनों किया करेंगे, जितनी भी आगे क्लासेस रह गई हैं, बिकॉज वीक में इसकी 2 क्लासेस होती हैं, जिसकी वजह से हमें इसके सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. सिलेबस की कंप्लीशन के लिए हमें इसकी दोनों पार्ट्स को एक क्लास में करना पड़ेगा. अब पहले हम जियोग्राफी का SST का जियोग्राफी पार्ट कर रहे हैं. आपकी जियोग्राफी की बुक है, ये क्लास 7 के लिए है. टुडे द डेट इज़ 18th May 2021 and the day is Tuesday. Now we will open the content pages. Here are the contents. Lesson 1, physical state of the earth. We have done this one. We have taken start for the lesson 2, denudation. It is on the page number 15. Now we will open the page number 15. Here is the page number 15. As you can see, lesson chapter 2, denudation. In this chapter we have read something about the denudation. What is the denudation? The upper surface of the earth and the appearance of the surface of the अंडरग्राउंड एरिया इज़ नॉन एज denudation. मतलब जो ऊपर वाले हिस्से, ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा जब ख़त्म हो जाता है या किसी चीज़ की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है, या उसका नीचे वाला हिस्सा जब नज़र आना शुरू हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? denudation. मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ denudation: वेदरिंग, इरोजन्स एंड मास वेस्टिंग. हमने वेदरिंग के बारे में पढ़ा था. वेदरिंग में हमने पढ़ा था फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग थी, केमिकल वेदरिंग थी, और आज हमने इसमें ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ना है. बायोलॉजिकल वेदरिंग में ये होता है कि जो रूट्स ऑफ ट्रीज़ हैं, जब वो क्रैक्स के पास पहुंचती हैं, तो वो क्या करती हैं कि उनके फाड़ के क्रैक्स को तो उसमें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन वहाँ से नरम हो जाती है और वहाँ से भी ज़मीन को टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाती है. उसके बाद इरोजन आ जाता है. इरोजन क्या है कि इरोजन में क्या होता है कि इरोजन में जो है, जो ज़मीन है वो उसका अपर जो सरफेस है वो रिमूव हो जाती है. इसको हम क्या कहते हैं? द थिनिंग एंड रिमूवल ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ नॉन एज इरोजन. कि ज़मीन के जो ऊपर वाला सरफेस है, जब वो रिमूव हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इरोजन. मीन्स यानी ज़मीन का टूट फूट का होना, शिकार होना. इसमें डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं. वाटर का रीज़न हो सकता है कि पानी अगर जो है ज़मीन के ऊपर बार बार आ रहा है, सैलाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ज़मीन इरोजन का शिकार हो सकती है. रॉक्स जो हैं वो टूटना फूटना शुरू कर देती हैं. इसके अलावा जो होते हैं बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की, उनके साथ जब वो ज़मीन के साथ मिलते हैं तो कुछ इस तरह के एसिड्स पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इरोजन पैदा होना शुरू हो जाता है. मास वेस्टिंग है. मास वेस्टिंग क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं उनका ज़मीन की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब ज़मीन की तरफ वो रॉक्स आती हैं, पहाड़ों की चोटी से ज़मीन की तरफ आती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मास वेस्टिंग कहते हैं. यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, the rocks stuff travels along the slopes toward the lower areas. It is known as mass wasting. ठीक है, क्या हुआ कि जो स्लोप्स की तरफ से जब लोअर एरियाज़ की तरफ रॉक्स आती हैं या ट्रेवल्स करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मास वेस्टिंग कहते हैं. इसकी भी डिफरेंट रीजंस होते हैं. इसमें सबसे बड़ा रीज़न तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह से होता है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस अमंग वेदरिंग, इरोजन एंड मास वेस्टिंग. वेदरिंग और इरोजन और मास वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है कि वेदरिंग जो होता है, इसमें जो रॉक्स हैं वो ट्रांसफर्ड नहीं होती हैं अदर प्लेस की तरफ, जस्ट वो जब वो ब्रेक डाउन का शिकार होती हैं. देयर आर दूसरे 2 और प्रोसेसिंग है वेदरिंग के, जिसमें रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं और टूट फूट का शिकार होती हैं. उनको हम लोग इरोजन और मास वेस्टिंग कहते हैं. मैंने पहले भी आपको बताया कि इरोजन में क्या होता है कि जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब सैलाब वगैरह आते हैं तो वो जो ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं. इसी तरह मास वेस्टिंग है. मास वेस्टिंग में भी जो है हायर प्लेस से लोअर प्लेस की तरफ या हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ जब रॉक्स मूव करती हैं, तो उसे हम मास वेस्टिंग कहते हैं. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एग्रीकल्चर पर, ज़राअत पर, हमारे पानी के पर, इरीगेशनल सिस्टम पर, या फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स पर क्या पड़ता है? तो एग्रीकल्चर पर इसका ये असर होगा कि जब सैलाब आएगा, वो अपनी ज़मीन के ऊपर वाली जब तय को बहा कर ले जाएगा, तो ज़मीन की जो ऊपर वाली तय होती है वही ज़रखेज़ होती है. अगर वही बह जाएगी तो फिर
पौधे नहीं उगेंगे। इम्पैक्ट ऑन इरीगेशन ये है कि जब हमारे आते हैं सैलाब वगैरह होते हैं या तो हमारी जो कैनल सिस्टम है वो ज़्यादा नहीं है, वो पक्के नहीं है, यानी ज़मीन के अंदर से कच्ची है, जिसकी वजह से जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जो है जज़्ब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा पानी भी ज़ाया होता है और ज़मीन भी टूट फूट का शिकार होती है। और इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ सॉइल एंड मड एंड लैंड्स स्लाइडिंग इन हिली एरियाज देयर इज़ यूजली लॉस ऑफ लाइव्स एंड इकोनॉमी। तो क्या होता है कि जी सैलाब आने से या ज़मीन का लैंड स्लाइडिंग होने से, यानी ज़मीन जब पहाड़ों की वाली साइड्स पे जिसे हम मास वेस्टिंग कहते हैं उस तरह से होती है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों का और जो माशी नुकसान है वो इंसानों को बेयर करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर इसी तरह से जैसे हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर जब रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं तो जब वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है तो वो रोड्स बंद हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या टूट फूट का शिकार होते हैं। तो ये भी सारा किसकी वजह से होता है? ये इरोजन्स की वजह से होता है या फिर वेदरिंग जो इम्पैक्ट्स हैं उनकी वजह से होता है। अब इनको हम कैसे कम कर सकते हैं इरोजन और मास वेस्टिंग को? तो उसके लिए हम सबसे पहले ये हमें करना चाहिए कि जो नहरों के किनारे हैं वहाँ पर हम दरख्त लगाएं। उसके बाद जो रोड्स वगैरह हैं वो उनके किनारों पर होना चाहिए, जो जहाँ पे फसलें उगाते हैं वहाँ पे भी दरख्त उगाने चाहिए ताकि जहाँ कम से कम हमारा इरोजन हो और मास वेस्टिंग हो। इसके अलावा हम इनको कम करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे भी ज़रूरत हो दरख्तों को कट ना किया जाए, खासतौर पर पहाड़ों की चोटियों पर, और वहाँ पर मज़ीद दरख्त लगाए जाएँ। इसके अलावा हम लोगों को रिटेनिंग वॉल्स शुड बी मेड अलॉन्ग द रोड्स ऑफ द हिली एरियाज़। जो हिली एरियाज़ की हिली एरिया वाली साइड पे रोड्स हैं उनके साथ वॉल्स बनानी चाहिए। डेंजर स्लोप्स को जो है उनको दोबारा से तामीर किया जाना चाहिए, उनके तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और बिग बिल्डिंग्स को जो है वो हिली एरियाज़ में नहीं बनाना चाहिए, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉक जो है वो स्टीप होती है, मीन्स के बहुत ज़्यादा ढलवानदार होती हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि इसकी रीडिंग की समझ आ चुकी होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। If you remember, we have done the question number 1 and 2 and 3. Today we will do the question number 4. What is the meaning of mass wasting? Now move to the answer. Here is the answer. What is the meaning of mass wasting? The rock stuff moves toward downwards areas due to gravitational force, which is known as mass wasting. Question number 5 is differentiate among weathering, erosion process and mass wasting. Weathering: the rocks are not transferred to any other place after breakdown. There are two other processes in weathering: the breakdown of rock and changes of their chemical composition include in it. These processes are performed both collectively and separately. Erosions: after breakage, rocks are transferred to other place in erosion process. Not only worn and torn off rocks take place in erosion process, but the eroded stuff is transported to other places in erosion process as well. Mass wasting: the earth stuff moves from higher to lower direction in mass wasting due to earth's gravitational force. Now we will move to the give answer in detail. In this we will do the question number 4. We will do the question number 5. What are the impact of erosion process and mass wasting on agriculture, irrigation, ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका एक्सप्लेन भी किया है. अगेन वी विल डू द आंसर. नाउ वी विल मूव टू द आंसर. Here is the answer of this one question. Impact of erosions and mass wasting. The impact of erosion and mass wasting on agriculture, irrigation, human settlements and transport are explained below. Impacts on agriculture: the irrigation system consists of unpaved canals and small streams. It continuously faces erosion due to water. The fertile layer of soil present on the surface of earth faces gradual erosion and it flows along water. There is very less plant life in such soil. The crop yield reduce. Mountains, pastures and shelters of wildlife reduce in number. Impacts on irrigation: due to erosion by water, huge amount of soil piles up at the bed of canals. As a result, the water quantity in canal reduces due to continuous transfer of soil material along with water. The bases of dams are filled with mud. Thus their capacity to store water reduced. After some time, water is not available for irrigation system and for the production of electricity.
Impact on human settlements. Due to the flow of soil and mud and landsliding in hilly areas, there is usually a loss of lives and economy. In 1985, after landsliding in Colombia, in a number of villages were buried under the soil debris. Such accidents usually occur in the northern area of Pakistan. Move to the next page. Impact on transport system. In hilly areas, soil flow and landslidings are very common. Due to this, the roads are blocked and inhabitants of hilly areas are disconnected from the rest of the world. It affects traffic system badly. You will do the question number 5 till here. Now move to the question number 6. Here is the question number 6. Suggest the ways to minimize the impact of erosion and mass wasting. Now move to the answer. The answer is on this one page. Measures to minimize the impact of erosion and mass wasting. You will take start from here. It is necessary to plant trees on the bank of canals and streams in order to stop soil erosion by water. The smooth level of agriculture land is necessary so that water does not take away the soil. By planting trees on bank of crop fields, the erosion of soil can be minimized. By reducing the slope of earth, the erosion and mass wasting can be reduced. To reduce erosion and mass wasting on the surface of slopes, it is necessary to stop the cutting of trees on mountains, slopes and plant more trees. Settlements should be avoided in areas where there is danger of erosion and mass wasting. Retaining walls should be made along the road of hilly areas. Dangerous slopes should be abolished. Big buildings should not be built in hilly areas, especially where there is a steeper slope. I hope you will do these two questions in your notebook and also learn them properly. Okay, take care. Allah Hafiz.